अगले 6 महीने आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं? अभी हरियाली है, ये हरियाली इसी तरीके से जारी रहेगी या फिर हो सकता है कि और बूम आ जाए या फिर डिप वाली सिचुएशन भी बन सकती है? देखिए क्या कहेंगे? इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अब बजट की तैयारी चालू हो जाएगी। फरवरी में बजट है। हाँ। मुझे लगता है कि बजट बहुत अच्छा आ सकता है इस बार। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेलवे स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्लस बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑटो में तो हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी मोमेंटम है। फिर आपको डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अब तो बजट का टाइम है। और बजट के टाइम में मुझे लगता है कि प्री बजट रैली भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और पोस्ट बजट भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो करेक्शन तो मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पर बड़ा मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि बजट से पहले और बजट के बाद आपको बहुत अच्छे रिफॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो बजट में अनाउंसमेंट्स होंगी वो मार्केट को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको रेलवे सेक्टर है जो अच्छा खासा मूव कर सकता है। देन डिफेंस सेक्टर है जो अच्छा खासा मूव कर सकता है। देन उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका ऑटो सेक्टर के अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके साथ बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि फाइनेंस सेक्टर में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। तो सारे सेक्टर चलने वाले हैं। तो अब ये जो टाइम है ना, यहाँ पर जो नेगेटिव थॉट्स है वो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब ट्रम्प साहब भी थोड़े पॉजिटिव मूड में आए हैं। दूसरी तरफ जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी रुक गई हैं। अगर हम देखें तो कोई ऐसा रशिया यूक्रेन में कोई ऐसा बड़ा वॉर नहीं दिख रहा है। काफ़ी टाइम से शांत होकर बैठे हैं। और दूसरी तरफ क्रूड के प्राइस थोड़े लोअर हैं जो कि इन्फ्लेशन को जनरली सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब क्रूड के प्राइस नीचे हैं तो वो भी पूरे ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखेंगे। कमोडिटी के प्राइस अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर बहुत अच्छा मानसून गया है। मानसून जाने की वजह से पैदावार यहाँ पे बढ़ी है। पल्सेस की बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार यहाँ पर हो रही है। साथ में आप देखेंगे तो तिलहन की पैदावार बहुत अच्छी बढ़ रही है। तो फूड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा इशू नहीं है। लोगों की पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो पिक्चर है ना थोड़ी सी पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लगती है, जो कि एक ब्रॉडली अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने, इवन अगर हम 6 महीने की बात करें तो बहुत अच्छी जहाँ पे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि मार्केट आपको हो सकता है कि नए हाइज के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज जी, अब मैं कमोडिटीज की तरफ रुख करूंगी। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं, देखिए जब दिवाली से पहले आपने प्रिडिक्ट किया था और मैं ये कह भी रही थी कि जिस तरीके से मार्केट क्रैश होता है कि आपको लगता है कि सोना चांदी भी क्रैश हो सकता है, तो आपने यही कहा था कि देखिए इतना इफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है, जो कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रही है। मतलब दिवाली के वक्त तो 1.5 लाख तक सोने की प्रेडिक्शन की जा रही थी, 2 लाख चांदी पहुंच जाएगी। हालांकि वहां तक ऑलमोस्ट टच करते करते चांदी बची है। और मैं अभी जो हमने देखा उसके बाद सिचुएशन एकदम धड़ाम हो गया था। बहुत सारे क्वेश्चन लगातार। $500 गिरा है गोल्ड। ये सोचिए, दिवाली वाले दिन गोल्ड ने हाई बनाया इंटरनेशनली 4381, $4381 का हाई बनाया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे में $3880 तक नीचे आया। तो ऑलमोस्ट $490-500 गिरा महज 7-8 दिनों में। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो इतनी बड़ी कभी गिरावट हुई नहीं है इतनी जल्दी। और इतनी जल्दी जितनी तेजी से बढ़े उतनी तेजी से गिरे। तो कहीं ना कहीं ये जो गिरावट थी ना, ये एक थोड़ा सा फोमो क्रिएट हो गया था कि फिजिकल मार्केट में गोल्ड नहीं है, शॉर्टेज है, सिल्वर की शॉर्टेज है, उसकी वजह से थोड़ा फोमो क्रिएट हुआ। तो एक अनप्रेडिक्टेड प्राइस इंक्रीज हो गए थे। और उसके बाद जो प्राइसेस है वो करेक्ट होते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि अभी जो करेक्शन है ना ये थोड़ा स्टेबल होगा। यहाँ पे हम कोई बड़ी बढ़त या बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। जो एक प्राइस होता है ना एक्चुअल प्राइस के आसपास, वो उसके पास आता हुआ दिख रहा है। ये हो सकता है कि आपको काफ़ी एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिले। बट आज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस गिरे हैं वो यहाँ पर प्राइस गिरे हैं। तो जो व्यूअर्स ने सुना होगा, जो रुक गए होंगे, उनको यहाँ पर अच्छा खासा एक मौका मिल गया होगा कि आप निचले स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर्स के हिसाब से बात करूँ तो अगर उस वक्त दिवाली के वक्त कोई नया इन्वेस्टर रहा होगा, उसने जो पैसा लगाया होगा, तो कहीं ना कहीं तो ये हो सकता है ना कि मतलब उन्होंने जो पैसे लगाए होंगे फिर उनको थोड़ी तकलीफ भी होगी कि एकदम से देखिए धड़ाम हो गए दाम। देखिए जिसने पैसा लगाया हुआ या तो उसको उस टाइम नीड होगी, ठीक है, कि भाई उसको लेना ही है। तो और गोल्ड सिल्वर के मैं भी कहता हूँ कि अगर आपने पैसा लगा भी दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है, ट्रेडिंग का प्रोडक्ट नहीं है। अदरवाइज कि आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हो या बुलियन का बिजनेस कर रहे हो, आपको बेचना ही है, तो वो अलग चीज़ है। बट अगर आप एक निवेशक के तौर पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अगर हम इन 10 दिनों की बात करें तो नीचे 3880 तक के लेवल आए थे। आज अगेन गोल्ड का भाव $4000 के ऊपर है, ठीक है।
गोल्ड का सिल्वर का भाव नीचे $46 तक चले गए थे, आज अगेन $48 के ऊपर है। तो रिकवरी बहुत फास्ट आई है। तो ऐसे ही रिकवरी आपको देखने को भी मिलेगी। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो भी डिप मिले, हम पॉडकास्ट में हमने कहा भी था कि अगर आप गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा रहे हैं तो आपको अगर कोई गिरावट मिल रही है तो आप उसमें ऐड ऑन करते चलें, जिससे कि आपकी एवरेज हो जाए। अगर आपकी एवरेज होगी तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ये मौका है जिन्होंने हायर लेवल पे ले लिया है कि ये जो गिरावट आ रही है यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए उसमें, आप इन्वेस्टमेंट करते चलें, जिससे कि आपका जो प्राइस है वो एवरेज हो जाए और जब प्राइस इंक्रीज हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। बिल्कुल अनुज जी, लेकिन सवाल ये ना कि जिस तरीके से अभी प्राइस जो गिरे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है ना कि सोने पे भरोसा मत करो, कभी ये उठ जाए कुछ पता नहीं है। तो अभी क्या लग रहा है, क्योंकि दाम तो देखिए कभी गिरते हुए देखे ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हुआ है। तो अभी खुश होना सही है या फिर कहीं ना कहीं उस कंडीशन में या उस स्थिति में फिर से आ सकता है सोना और चांदी? देखिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब सेंट्रल बैंक्स अभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, हाँ, तो इंडिविजुअल क्यों ना ऐड करें। भाई सेंट्रल बैंक अगर अभी भी गोल्ड को बाय कर रहा है, चाइना अभी भी बाय कर रहा है, अदर एशियन कंट्रीज भी अभी बाय कर बिल्कुल, रही और हैं, कई कंट्रीज बहुत ऐड तेजी कर से रही बाय हैं, ऐड कर रही हैं। तो इंडिविजुअल को भी देखना चाहिए कि भाई अगर एक आपकी सुपर पावर जो है सेंट्रल बैंक्स अगर एक इकोनॉमी का देखें, वो अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है गोल्ड को, तो इंडिविजुअल को भी ऐड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो वैल्यू है। दूसरी बड़ी बात, सिंपल सी इकोनॉमिक्स में समझता हूँ कि अगर डी डॉलरेशन हो रहा है सब जगह पे, पूरे हर कोई डॉलर को नहीं अपनाना चाह रहा, हर कोई चाह रहा है कि भाई हम अपनी करेंसी को प्रमोट करें, और हर कोई चाह रहा है कि भाई हम अपनी करेंसी में ही व्यापार करें। तो एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो पूरे ग्लोबल में चलता हो। तो गोल्ड के अलावा और कुछ नहीं है। अब कुछ बोलेंगे कि भाई क्रिप्टो मार्केट में अवेलेबल है, बट क्रिप्टो की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कई कंट्रीज में नहीं है। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये एक मीन्स ग्लोबल करेंसी है। हालांकि हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में 15 सालों में एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए, डोंट नो, नोबडी नोज। बट गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज के टाइम में अवेलेबल है। अगर आपकी जेब में गोल्ड रखा है तो आप किसी भी कंट्री में जाकर उसको आप यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सेंट्रल बैंक्स डी डॉलरेशन की तरफ जा रहे हैं, वो डॉलर की होल्डिंग कम करके गोल्ड को ऐड कर रहे हैं। तो जब एक सेंट्रल बैंक गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है तो एक इंडिविजुअल क्यों नहीं ऐड कर सकता। हम ये नहीं कह रहे कि भैया आप 100% गोल्ड रखो, आप एक फ्लो में आप गोल्ड को ऐड करते चले, जिससे कि आपको एक रिस्क अगर कहीं पर भी हो तो गोल्ड आपको रिटर्न दे। ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। हाँ। मैं डेटा के बेस पे कह रहा हूँ कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड रखते हैं, चाहे वो आप ETF के फॉर्म में लें, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में लें, चाहे आप उसको डेरिवेटिव फॉर्म में रखें, तो कहीं ना कहीं आपको वो हेज प्रोवाइड करेगा। दूसरी बड़ी बात कि अगर कहीं पर भी कुछ भी अनसर्टेनिटी होगी, देखिए अब पूरा वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती रहती है। आप इजराइल गाजा को देख लीजिए, वहाँ आपको युद्ध देखने को मिलेगा, या मिडिल ईस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई देगा। प्लस रशिया यूक्रेन वॉर हालांकि अभी तो थम गया है, मगर कोई गारंटी नहीं कि आगे होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो ऐसी चीज़ों में जब भी इवन जो डी डॉलरेशन है या बॉन्ड यील्ड है, करेंसी डेप्रिसिएशन है, ये सब होता रहेगा। तो ऐसे जब सब कुछ होगा तो गोल्ड में ही आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर किसी ने हायर लेवल पे ले लिया है तो मेरा ये मानना है कि उनको अगर लोअर लेवल आते हैं तो वहाँ पर ही आप कुछ क्वांटिटी ऐड करें, SIP के फॉर्म में ऐड करें, एक छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करते चलें, जिससे कि अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी होगी, अब जिंदगी है तो अनसर्टेनिटी होना तय है, तो अगर अनसर्टेनिटी होगी तो आपको गोल्ड हेज करेगा। इवन मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको अनसर्टेन नहीं भी होती है, आपको ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है, आप उसको कन्वर्ट करा लीजिए ज्वेलरी में। आपको ज्वेलरी पहनने का मन है तो आप ज्वेलरी में उसको रख लीजिए। आगे बच्चों की शादी होगी, वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये गोल्ड सिल्वर तो ऐसा है कि अगर आपको रेट नहीं भी मिल रहा है तो आपको अगर शादी में यूज़ करना है, आप उसको ज्वेलरी बना के यूज़ कर लीजिए। तो बहुत सारे उसके यूसेज हैं जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, मेरा ये मानना है कि गोल्ड सिल्वर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको धीरे धीरे करके ऐड करें, एग्रेसिव वे में ऐड बिल्कुल ना करें। जब आपको लगे कि कुछ आपके पास सरप्लस मनी है, आपको कुछ एसेट लेने का मन कर रहा है, तो आप गोल्ड में ले लीजिए। आपको लगता है कि नहीं आज कोई बहुत सारे इवेंट है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेना है, तो आप गोल्ड सिल्वर बाय कर लीजिए, ज्वेलरी आप ले लीजिए, या कॉइन लेके रख लीजिए, या ETF में ऐड कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा।